नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बात अब्दुल बारी सिद्दीकी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लगभग वैसा ही बयान आज दिया महिलाओं को लेकर जैसा 90 के दशक में शरद यादव ने दिया था। तब भी बयान को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे और आज एक बार फिर तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए हैं। मुद्दा महिलाओं का है, मुद्दा महिला आरक्षण से जुड़ा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ डिबेट लाइव में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा है हमारे साथ, और आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अलका जी आप तक आवाज साफ पहुंचे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और जिन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा कर रहे हैं वो सवाल सबसे पहले एक बार दिखा दें दर्शकों को। सवाल ये कि नारी शक्ति की जय तो विपक्ष को भय क्यों, ये लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। सवाल ये भी कि 24 की नजर है कैसी के मद्देनजर महिला आरक्षण को लेकर इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला हिस्सेदारी सिर्फ जुमलेबाजी आज तक क्यों नजर आता रहा, सवाल इसको लेकर भी। और एक सवाल महिला रिजर्वेशन फिर क्यों है कन्वर्सेशन, जब बात पूरी हो चुकी है तो फिर इस तरीके के बयानों का मतलब क्या। और सवाल ये भी कि आरक्षण में कोटा की मांग बीजेपी के लिए रहा क्या, वाकई इससे आसान हो जाएगी या मुश्किलें अभी और ज्यादा खत्म शुरू होने वाली हैं। तीनों खास मेहमान, और सबसे पहले अजय यादव आपसे एक मिनट का शुरुआती वक्त हम अपने तीनों पैनलिस्ट को देते हैं। अजय यादव, ये जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया एक महिला नेता के तौर पर, आपको नहीं लगता गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान मैं टीवी पे सुन रही थी। उनका कहने का तात्पर्य था कि अगर रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है महिलाओं को तो वही महिलाएं फिर लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में चली जाएंगी जो संपन्न परिवार की है, संपन्न बैकग्राउंड की है। तो उनका मतलब ये था, क्योंकि वो एक भाषण के तौर पे अपनी बातों को समझाना चाह रहे थे तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में वो बोले, लेकिन तात्पर्य यही था कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ताकि हर वर्ग की महिला जो है, हर जाति की महिला जो है, हर क्लास की महिला जो है, उनको मौका मिले पार्लियामेंट हाउस जाने का। सिर्फ संपन्न परिवार की, सिर्फ स्मृति ईरानी टाइप महिलाएं ही वहाँ पे नहीं रहे पार्लियामेंट हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, आपने अपनी बात तय वक्त से पहले खत्म की। चारू प्रज्ञा, पाउडर, लिपस्टिक, बॉब कट, क्या ये एक संजीदा और गंभीर अनुभवी नेता के बयान हो सकते हैं? चारू प्रज्ञा, आपका 1 मिनट शुरू। अनुराग जी, देखिए, महिला आरक्षण की लड़ाई 27 साल से चल रही है जी, लेकिन 27 साल में विपक्षी नेताओं के बयान में कोई फर्क नहीं आया, उनके सोच में कोई फर्क नहीं आया। 27 साल पहले भी परकटी कहा जाता था और 27 साल बाद भी बॉब कट और लिपस्टिक डिस्कस हो रही है, और ये नैरेटिव मेरे देश का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को तो राजनीति पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। देखिए, आज एक महिला की जो लड़ाई है 30 साल के बाद पूरी होने जा रही है, तो किस खट्टे मन से इसका स्वागत करा जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं आप महिला आरक्षण का साथ देते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और आके दूसरे प्रवक्ता इसमें तात्पर्य निकालते हैं। अरे जो तात्पर्य था वही बोलते ना, महिलाओं पे पर्सनल कमेंट करने की ज़रूरत क्या थी। और खासकर जिस तरीके से वो दिखती हैं, वो बाल कैसे कटाती हैं, ये शोभा नहीं देता और यही दिखाता है क्यों हमें महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है और क्यों महिलाओं माफ कीजिए, आपका 1 मिनट का वक्त पूरा हो गया। अलका लांबा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये आरजेडी के एक नेता का बयान भर नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की भी सोच है, ये इंडिया गठबंधन की सामूहिक सोच है। देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन बात है कि सबसे बड़ा विवाद देश की सरकार ने पैदा किया है। महिला आरक्षण कानून मिला, लेकिन उसका लाभ वो कब मिलेगा? 5, 10, 15 सालों में कुछ नहीं बता रहे हैं, है ना। यही तो मानसिकता और सोच है जिसपे हमले के लिए महिलाओं को उनके हक अधिकार देकर उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। वो सोच हर पार्टी के नेता के बीच में मिलेगी। आज इन्होंने बोला, कल कोई और बोलेगा। आरएसएस के अंदर तो आज तक महिलाओं को 100 साल का इनका इतिहास है, कभी उनको कोई पद, कोई जिम्मेदारी, कोई महत्व नहीं दिया गया। खुद मोहन भागवत कहते रहे कि महिलाओं को पति की सेवा करनी चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए, घर गृहस्थी चलानी चाहिए। तो इस सोच के सब तरह लोग मिलेंगे, उसकी परवाह मत करिए। महिलाओं का हक, अधिकार और खासतौर से ओबीसी बहनों को, मुझे नहीं मालूम भाजपा आज उनकी दुश्मन क्यों बन चुकी है, उनके हक क्यों छीन रही है। वो भी वही
ओबीसी महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत देकर एक नहीं 2 बार सत्ता में बिठाया और आज वही प्रधानमंत्री ओबीसी बहनों का हक एक और मिनट अधिकार आपका मार रहे खत्म हो गया, हैं। ये लेकिन उससे ज्यादा माफ बड़ी कीजिए एक मैं आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं। आप जैसी संजीदा नेता जिस तरीके का बयान दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर रही हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को। आप तो मुखर होकर अपनी बात कहती हैं। आपको कहना चाहिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए था, बचना चाहिए था। वो खुद सीनियर लीडर हैं। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ मैं हट जाती हूँ। मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना, सवाल भी आप कर लीजिए और मेरी तरफ से जवाब भी आप दे दीजिए। आप मुझे चाहते हैं कि एक बड़ा विवाद जो पूरे देश में है, आधी आबादी को हक अधिकार आप नहीं दे रहे, विवाद का मुद्दा बना दिया। हर दूसरा नेता उठता है, महिलाओं पर टिप्पणी कर देता है और हम सुनते रहेंगे सदियों तक और अभी भी सुनते रहेंगे। आपने आरक्षण दे दिया लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। आप चाहते मैं उस पर चर्चा ना करूं। आज ये नेता उठा है, कल कोई और उठेगा और आप फिर उस पर चर्चा करिएगा। आप नेताओं के बयान पे ही चर्चा करते रह जाइएगा, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा कभी मत होने दीजिएगा। सरकार को बच निकलने का आप पूरी तरह रास्ता दे रहे हैं बारी बारी। जब हम महिलाएं संसद में चुनकर पहुंच जाएंगे ना, ऐसे क्या ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, संदीप सिंह इनके मंत्री हो, सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे और विधानसभाओं से लोकसभाओं से उखाड़ फेंकेंगे। चाहे वो ये नेता जिसके बयान पर आज आप विवाद पर पूरी चर्चा कर रहे हैं और चाहे किसी के भी कर रहे हैं। मैं किसी को भी सही नहीं मानती, किसी का समर्थन नहीं कर रही हूं। ठीक है, ये जो आपने आखिरी बात कही यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। आपने कहा आप किसी के बयान का समर्थन नहीं करती हैं, अच्छी बात है। चारू प्रज्ञा, आप कुछ कहना चाह रही थी। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए यहाँ वहाँ की बातें करना बहुत आसान है और आज ओबीसी महिलाओं की बातें करना बहुत आसान है, पर साथ देने का क्या होगा? क्या सशक्तिकरण की बातें करने से हो जाएगा सशक्तिकरण, या आपको ज़मीन पे काम करके दिखाना पड़ेगा? कांग्रेस वो पार्टी है जो आज उन सारे लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने महिला आरक्षण के खिलाफ स्टैंड ले रखा है 3 दशकों से, और आज भी उन्हीं पार्टीज के साथ हाथ मिला के खड़ी हुई है। कहना बहुत आसान है कि मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करती, लेकिन समर्थन तो कर ही रखा है ना आपने, जब आपने एक गठबंधन बना रखा है। ये उसी पार्टी से आते हैं जिसने महिला आरक्षण का बिल फाड़ के फेंका था, ये उसी पार्टी से आते हैं और आप उन्हीं लोगों का आज साथ दे रहे हैं। तो अगर आप महिलाओं की इतनी बातें करती हैं तो कहिए ना अपनी पार्टी के हाईकमांड से कि तोड़िए गठबंधन, तोड़िए और आगे बढ़िए। क्यों नहीं कर सकते आप? ये देखिए, ये सब लिप सर्विस है। जमीन पे काम करके दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जरूरत थी, वरना 27 साल नहीं लगते इस बिल को कानून बनाने में। 27 साल नहीं लगे होते। आपकी पार्टी मोटे तौर पर बिहार केंद्रित है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं विधानसभा में। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने सिर्फ 16 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। जीतकर कितनी पहुंची ये अलग बात है, उनमें ओबीसी कितनी थी ये अलग बात है। जो बात आप अब 2023 में 24 के चुनाव से पहले लगातार कह रहे हैं, आपने खुद ने उसको कितना अमल में लाने की कोशिश की? आपको तो किसी ने नहीं रोका था, संगठन को, पार्टी को किसी ने नहीं रोका था 33% आरक्षण देने के लिए। 243 में 16 उम्मीदवार, वो भी हर जाति की। बिल्कुल मैं इसका जवाब दे देती हूँ। हमारी पार्टी आरक्षण के पक्ष में शुरू से रही है और महिलाओं की आरक्षण के पक्ष में 33% नहीं 50% की बात करती है। अभी मैं सुन रही थी, मैं एक छोटा सा जवाब उस पर दे दी हूँ कि इंडिया अलायंस के कुछ पार्टी तो उस समय जब चर्चा हो रही थी तो इस बिल को ही फाड़ दिए थे। मैं बताती हूँ क्यों फाड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय भी जो हमारी पार्टी थी, एसपी हो, ये लोग का मानना था कि 33% क्यों 50% रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए। और आज भी इंडिया अलायंस वाले हम लोग जरूर समर्थन कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल का, लेकिन हमारा डिमांड है कि 33% में क्यों वुमेन को समेट के रख दिया जाए। को किसने रोका बिहार में 33% सीटें देने के लिए? आपने 10% भी नहीं दिया। यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा था। कानून जब बनता तब बनता रहता, आप पहल तो करते कि देखियो हम ईमानदार हैं। ये तो मैं सिर्फ 2020 का बता रहा हूं, इससे पिछले आंकड़े भी हैं मेरे पास है जयदम। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अलका लंबा एक बात बताइए। ये बात लगातार जो अभी चारू प्रज्ञा ने भी खड़ी करी कांग्रेस पार्टी से, ये कहा जा रहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं जहां ओबीसी वोटर 40 से 50% है, इसी के मद्देनजर महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाया जा रहा है ओबीसी के आरक्षण के अंतर्गत घेरते हुए। ठीक है, पहले तो ये मैं बताऊंगी 40% महिलाओं को बिना आरक्षण के चुनाव में किसने उतारा? उत्तर प्रदेश की हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने उतारा।
ठीक है, उसके पहले 1993 में बहुमत नहीं था, नियत थी हमारे पास, और टाल मटोल नहीं किया, जातीय जनगणना होगी, परिसीमन होगा, 15 साल बाद आपको अधिकार मिलेगा और 15 साल के लिए मिलेगा, नहीं किया। क्या किया? 1993 में संविधान संशोधन से पंचायत में, नगर निगमों में महिलाओं को हक दिया, निर्वाचित। कितनी महिलाएं? 15 लाख महिलाएं आज निर्वाचित हैं। कांग्रेस की देन है, हमारा संकल्प था। उनका भागीदारी कितनी है? 40%। जो बार बार कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस ने जुमले नहीं गढ़े, कांग्रेस ने धोखेबाजी नहीं की, आधी आबादी को उसके पूरे हक से जो है वो वंचित नहीं रखा है। आज गर्व है कि हमारी 15 लाख बहनें हैं। अब आप कहते हो ओबीसी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सहमतियां नहीं बन पाई। 2010 में राज्यसभा में हमने पारित कर दिया, लोकसभा में पारित नहीं हुआ। आज आपके पास पूर्ण बहुमत है, 303 सांसद है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, महिला बिल हमने पास करवा दिया, और अब आप विपक्ष कह रहा है ओबीसी महिलाओं को भी हक दे दीजिए। नगर निगम पंचायतों में SC ST महिलाओं को हक मिल रहा है, और अब पंचायत जो अब बिल है इसमें भी आप दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम, संघ RSS की विचारधारा हमेशा ओबीसी, दलित, आदिवासी विरोधी रही है। ठीक है, उनके हक अधिकारों चारू प्रज्ञा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अलका लांबा एक सवाल लगातार खड़ा होता है, अलका लांबा एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि 2008 में न्यूक्लियर डील करने के लिए अपनी सरकार को गिरने तक का दाव लगा सकती है यूपीए। वही यूपीए अगर महिला आरक्षण को लेकर इतनी गंभीर थी, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण को देने के लिए इतनी गंभीर थी, तो सरकार गिर जाएगी इस डर से एक पूरे के पूरे जरूरी कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया। न्यूक्लियर डील प्राथमिकता हो सकती है, वहां सरकार गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा तो सरकार गिर सकती है, लिहाजा हम इसे ठंडे बस्ते में डालते हैं। बहुत अच्छा सवाल प्राथमिकता का आपने कभी हवाई जहाज में, प्लेन में सफर किया हो ना, तो कहते हैं कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले खुद लगाइए और फिर बच्चे को लगाइए, पहले सरकार बचाइए और फिर उसके बाद जब बचेगी तो सारे कानून पास हो जाएंगे। न्यूक्लियर का आपने जिक्र किया, बिल्कुल लेफ्ट ने हमारा साथ छोड़ा, सरकार गिर रही थी, परवाह नहीं की, लेकिन दूसरे दलों ने समर्थन किया और न्यूक्लियर डील अमेरिका के दबाव के बाद पास होती है। लेकिन महिला आरक्षण में जब ये ओबीसी, SC ST और बहुत से हमारे सहयोगी दलों में सहमति नहीं बनी, तो भाजपा ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अगर ये हमारा राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में गिराने का काम भाजपा ने किया था इसी बिल को, और जब 14 में आए इसी दम पर आए थे कि मैं पूर्ण बहुमत दीजिए, हम 14 में ही आपको आरक्षण दे देंगे, लेकिन 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ जाता है। अलका लांबा, आप समझ रही हैं कि मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चारू प्रज्ञा, लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से लड़ने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, लिहाजा ओबीसी के मुद्दे को आगे करने की कोशिश हो रही है। जी अलका जी की सबसे पहली बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। वो कहती हैं 40% टिकट दिए थे महिलाओं को उत्तर प्रदेश में। तो अलका जी आप मुझे बताइए, केवल उत्तर प्रदेश में ही क्यों लड़कियां लड़ सकती हैं? उसी समय पंजाब के भी चुनाव थे, गोवा के भी चुनाव थे, उसके बाद हिमाचल के भी चुनाव थे, कर्नाटक के भी चुनाव थे। 2 जगह तो आपने सरकार तक बना ली, तो वहां क्यों नहीं दिया आपने? वहां क्यों नहीं दिया आपने भागीदारी महिलाओं को? टोकनिज्म आपको दिखाने के लिए, पोस्टर लड़कियां बनाने के लिए आपको अलका लांबा सुन लेते, अलका लांबा सुन लेते। अनुराग जी, मैं जब आप बोल रही थी तो चारू प्रज्ञा अपनी बात फिर से दोहराने वाली हूँ, चुप गई लगता है अलका जी को ये बात ज्यादा ही चुप गई, क्योंकि अलका जी को मेरे ऊपर बोलने की जरूरत पड़ गई। अलका लांबा सुन लेते, चुप हूँ, जब तक मेरा समय आप एंजॉय नहीं कर सकते। अलका लांबा सुन लेते प्लीज। देखिए, जब आप बोल रही थी तो चारू प्रज्ञा आपको सुन रही थी, आप कहिएगा अपनी बात। अलका लांबा आऊंगा आपके पास। चारू प्रज्ञा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी ज्यादा ही चुप गई अलका जी को बात, तो आप प्लीज जाके प्रियंका गांधी से कहिएगा कि उतनी ही सक्षम है पंजाब की भी बेटियां, गोवा की भी बेटियां। और आप भागीदारी की बात करती थी, कर्नाटक की सरकार में केवल एक महिला को मंत्री बनाया है आपने। अनुराग जी ये कैसा डिबेट? अलका जी प्लीज देखिए, आप सीनियर लीडर हैं, अलका लांबा आप सीनियर लीडर हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप प्लीज सुन तो लीजिए चारू प्रज्ञा। नहीं, चारू प्रज्ञा आप कंप्लीट कीजिए। चारू प्रज्ञा आप कंप्लीट कीजिए। जी ये सीनियर लीडर की टैक्टिक है, क्योंकि आईना वो देख नहीं पा रही हैं। प्रियंका जी को तो वो बाद में दिखाएंगी आईना, जब वो खुद आईना नहीं देख पा रही तो क्या महिलाओं का साथ देंगी? और बार बार उत्तर प्रदेश की लड़कियों को इस्तेमाल मत करिए, वो कोई पोस्टर गर्ल्स नहीं है। जिस लड़की को आपने अपने पोस्टर पे भी चिपकाया था ना, उस बेचारी को भी आपने टिकट नहीं दिया। अनुराग जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस डिबेट से अलका लांबा प्लीज, केवल चारू प्रज्ञा की आवाज, केवल चारू प्रज्ञा की आवाज, ठीक है।
केवल चारू प्रज्ञा की आवाज। आप या चारू तो आप म्यूट कंप्लीट करना कीजिए अपनी सीख बात। लीजिए या हमें हटा नहीं दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, देखिए हम यहाँ पर शोर शराबा हंगामा करने के लिए चर्चा नहीं करते हैं। दोनों ही नेताओं से मेरी गुजारिश है, एक एक करके। केवल चारू प्रज्ञा अपनी बात कंप्लीट कीजिए 30 सेकंड। नहीं तो मैं तो किसी के बीच में बोली नहीं अनुराग जी। बोलिए प्लीज, आप बोलिए। आप मुझे क्यों ये बात कह रहे हैं? मैं बोली क्या किसी के भी बीच में? एक सेकंड भी बोली मैं? आप कंप्लीट कीजिए चारू प्रज्ञा। पर दूसरों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैं फिर से दोहराऊंगी अपनी बात, चाहे कितनी भी चुभे कांग्रेसियों को, कितनी भी चुभे। जिस लड़की का इस्तेमाल किया था ना पोस्टर बनाने में, लड़की हूं लड़ सकती हूं की, उस लड़की को भी टिकट नहीं मिला था। कर्नाटक में सरकार बनाने के समय एक ही महिला विधायक को इन्होंने मंत्री बनाया। कहां गई वहां पर 40% की भागीदारी? ठीक है, कहां चली गई? आप कह रही हैं विरोधाभास नजर आता है। यूपी में चुनाव हार रहे थे, ये लग रहा था, इसलिए वहां पर टिकट दे दिया। अलका लांबा ठीक है चारू, आखिरी बात बता रही हूँ, बताइए आखिरी बात बता रही हूँ मैं। 2010 में जब ये बिल पास हुआ था तो एक इंटरव्यू हुआ था सोनिया जी के साथ, और सोनिया जी ने कहा था आपको किसने रोका है भाई ओबीसी महिलाओं को टिकट देने से, आप दे दीजिए टिकट। तो उस समय तो आपको सोनिया जी की बात सुनाई नहीं पड़ी। आज आप यहाँ पर आरक्षण मांग रही हैं। मुझे बताइए हमारे संविधान में कहाँ ठीक है अलका लांबा देखिए, दरअसल में ये लगातार कहा जा रहा है कि 2009 में कांग्रेस को ओबीसी का वोट मिला था 25%, 2014 में वो घटकर रह गया 15%, 2019 में ओबीसी का वोट बैंक घटकर रह गया 15%। यही एक बड़ी वजह है कि जो ओबीसी आरक्षण 2010 में नहीं था यूपीए सरकार में, उसको 2023 में गिराने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक खिसक रहा है। अलका लांबा, आपने ये प्रतिशत बताकर बहुत अच्छा किया। ओबीसी समाज भी इस बात को महसूस कर रहा है कि हमने कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पे विश्वास किया। एक नहीं 2 बार देश में नहीं राज्यों में सरकार बनाई, और वही आज भाजपा आरएसएस के कहने पर उनकी पीठ पे झुरा खोप रही है, उनके हक अधिकार छीन रही है, उन्हें वंचित रख रही है। और जिस कांग्रेस को उन्होंने भाजपा से बहुत कम प्रतिशत में वोट दिया और लगातार कम दिया, वही कांग्रेस आपने आंकड़े नहीं देखे? नहीं, सवाल ये था अलका लांबा कि जो ओबीसी वोटर्स हैं वो चूंकि खाते से खिसक रहे हैं, ये डर 2024 के लिए सता रहा है, ये डर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए सता रहा है। यही एक वजह है कि अब ओबीसी का नारा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार गा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद।